वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर शुरू कर चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। ये वीडियो पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं जा करके। ये यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। मतलब कि अब जो नीचे आपको दिया गया है ये चारों ऑप्शन, ये जो चारों ऑप्शन है वो विषय हैं, ठीक। तो वो विषय इन सभी विषयों में से कौन सा ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में है। तो पहला देख लेते हैं क्या क्या विषय हैं। विषय है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, दूसरा वन, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज और चौथा जो है वो कृषि। तो इसका आंसर है बी, वन। जो वन का विषय है वो समवर्ती सूची में है। अब समवर्ती सूची होता क्या है? समवर्ती सूची वह सूची होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। अब जैसे कि आपको बता दूं कि जो सूची होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक जो होता है वो केंद्र के लिए सूची होता है, संघ सूची, और एक राज्य के लिए होता है राज्य की सूची, और एक समवर्ती सूची होता है। केंद्र सूची में यानी कि जो संघ सूची है उसमें जो केंद्र है वो नियम बनाता है, वो कानून बनाता है, और जो राज्य की सूची है उसमें राज्य अपना नियम बनाता है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों रूल बना सकते, दोनों नियम बना सकते हैं। तो वही होता है समवर्ती सूची। वन जो है वो समवर्ती सूची में आता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो सीमा प्रबंधन का जो विभाग है, जो सीमा के प्रबंधन में लगा हुआ विभाग है जो, वो किसके अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के। तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये चारों ऑप्शन है आपके। इसका आंसर जो है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन विभाग को अपने अंडर में रखता है, ये उसके अंदर काम करता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक, गृह मंत्रालय। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, जी हाँ इसमें है। दूसरा बिहार, इसमें भी विधान परिषद है। तीसरा छत्तीसगढ़, इसमें विधान परिषद नहीं है। तो चौथा है जम्मू कश्मीर, इसमें विधान परिषद है। अब ये था हमारा लिस्ट, ठीक। इस लिस्ट में से कौन कौन से में विधान परिषद है हम लोग को ये बताना है, पहला, दूसरा और चौथा। अब ये रहे हमारे ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से देखना है कि पहला, दूसरा और चौथा, इन सभी ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि पहला, दूसरा और चौथा किस में है। पहला, दूसरा और चौथा डी में है, इसलिए हुआ आंसर हमारा, करेक्ट आंसर डी हुआ, ठीक। पहला, दूसरा और चौथा हमारा जो है जो ऑप्शन है जो उसमें विधान परिषद है और छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक कर है और भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची के उल्लेख में किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि ये चारों एक प्रकार के कर हैं। निर्यात कर, समाचार पत्रों पर जो विज्ञापन लगता है उस पर जो कर लगता है टैक्स, कृषि आय पर टैक्स लगता है, बिजली की खपत और बिक्री पर जो टैक्स लगता है वो है। तो ये इन सभी करों में से कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, वो भी विशेष रूप से, ठीक। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये जो कर है वो संघ सूची में आता है। अब संघ सूची मैंने आपको बताया है होता क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछली वाली मैंने क्वेश्चन में बताया आपको कि संघ सूची क्या होता है। तो देखते हैं क्या है। इसका आंसर है C12। और 1-2 कहाँ है, 1-2। और 1-2 ऑप्शन में कौन कौन सा है। निर्यात कर और समाचार पत्रों पर जो विज्ञापन पर जो टैक्स लगता है
वो लगाती है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसके ऊपर अपना स्पेशल टैक्स लगाती है और वो संघ सूची में आती है। बाकी का जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, कृषि आय और बिजली की खपत पर और बिक्री पर जो टैक्स लगता है वो जो होता है वो हमारी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तब तो वो ऑप्शन से अपने आप ही निकल गए। तो जो पहला और दूसरा जो था वही जिन ऑप्शंस में था वही ऑप्शन सही है। तो पहला दूसरा किस में था? पहला और दूसरा सी में था। तो आंसर नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी, वो करेक्ट ऑप्शन है। अगले में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ठीक, पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और जो चौथा है वो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम था 2005 में आया था, उसके गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन कौन करता है? तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय गृह मंत्री इसका आंसर है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन है? तो इसका आंसर है आपका लद्दाख। देखते हैं थोड़ा इसके डिटेल में। डिटेल ये है कि भारत की आंसर जो है वो लद्दाख है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाओं में से जो लद्दाख है वो सबसे बड़ी लोकसभा है। अब इसका एरिया देख लीजिए, 1,73,266 वर्ग किमी में ये विस्तृत है। और दूसरे नंबर पर है हमारा बाड़मेर जो है 71,601 वर्ग किमी में फैला हुआ है। तीसरे में है कच्छ, 41,644 वर्ग किमी में है ये। और चौथा है अरुणाचल पश्चिम, ध्यान दीजिएगा पश्चिम है, वो है 40,572 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अब देखिए जो 5वें नंबर पर है वो है अरुणाचल पूर्व, ध्यान दीजिएगा ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक, तो जो पश्चिम वाला जो है उसका 40,572 वर्ग किमी है और जो अरुणाचल का जो है वो 39,749 वर्ग किमी में वो फैला हुआ है। तो हमारा जो आंसर था वो था सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, वो है भाई लद्दाख, जिसका जो एरिया है वो है 1,73,266 वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है, मतलब इनमें से कौन कौन सा जो पॉइंट है, कौन कौन से जो खर्चे हैं वो केंद्रीय बजट के गैर वोट योग्य शुल्क में शामिल हैं, यानी कौन कौन से वो जो शुल्क हैं वो इसमें आते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन देखते हैं वो है संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, ये पहला खर्चा। दूसरा खर्चा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, दूसरा खर्चा। तीसरा खर्चा क्या है? CAG की सैलरी और भत्ते, CAG की सैलरी। अब CAG की जो सैलरी होती है वो इसमें इंक्लूड की जाती है कि नहीं की जाती है, अभी बस आपको पढ़ना है। और अब देखिए जो चौथा है वो है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो पेंशन है वो वाला खर्चा। पांचवा जो है वो है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन, जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनका पेंशन, वो एक खर्चा। तो अब वो थे हमारे लिस्ट, ये हमारा लिस्ट था। अब ये देखिए इसमें से ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं आपके 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 है सही, और ऑप्शन नंबर बी में है 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 3, 4 और जो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सा जो है वो इस शुल्क में सम्मिलित हैं, पहला दूसरा या पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या ये सभी। तो इसका आंसर है, सीधे सीधे आपको आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है वो है ये सभी जो खर्चे हैं मैंने अभी तक आपको बताया सारा, कि CAG का जो सैलरी हो, भत्ता हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हों, उन सब का जो ये सब खर्च है जो वो गैर वोट योग्य शुल्क में आता है। ओके, ध्यान दीजिएगा एक बात की अक्सर जो होता है वो 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन है। कई बार लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि ये देखेंगे लोग कि हाँ 1, 2, 3, 4 हाँ यही सही है, ऐसे नहीं करना है। हम लोग को सारा जो प्रश्न है वो अच्छे से पढ़ना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है?
उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो वो जो प्रस्ताव है वो किस में पेश किया जाएगा? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, डी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, ओके, जॉइंट सेशन में। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है जो प्रस्तावना है उपराष्ट्रपति को हटाने का। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो उसकी जो प्रस्तावना है वो सिर्फ राज्यसभा में ही उसका प्रस्तावना जो है वो पेश किया जाएगा। ठीक, आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन चुनाव आयोग के बारे में सही है? तो पहला देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे सांविधिक निकाय का प्रयोग किया गया शब्द का। असली में जो चुनाव आयोग है वो सांविधिक निकाय नहीं होती है। अब देखिए आपको कोई बताता नहीं है ये बात, डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी बात पे एक लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि सांविधिक निकाय क्या होता है। जो सांविधिक निकाय होता है वो चुनाव आयोग सांविधिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है। ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ऐसा निकाय यानी ऐसा एंटिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन से अपना स्ट्रक्चर जो है वो उसका प्राप्त करता हो, मतलब उसका जो निर्माण है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हुआ है। और जो सांविधिक निकाय होता है उस पे जो भी रूल बनते हैं या उसका जो निर्माण है वो संसद से होता है, संसद या विधानसभा से होता है। ठीक, लेकिन चुनाव आयोग क्या है? ये संवैधानिक है, सांविधिक नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। समझ में आया? अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्य समावेश होते हैं। तो बता देते हैं कि ये वाला आंसर जो है, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं, चुनाव आयोग में जो भी मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्यूर होता है यानी उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। बीच में रिटायर हो जाएंगे तब भी निकल जाएंगे, लेकिन 6 साल का टेन्योर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। वो मध्यस्थता क्या होता है? मध्यस्थता का मतलब हुआ कि हस्तक्षेप, मतलब कि अगर कोई दल है, ठीक, उसकी मान्यता से संबंधित कोई भी अगर हस्तक्षेप ये नहीं कर सकता है। ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, इसके पास इसका कोई राइट नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन यह है कि अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत, राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनाव से भी चिंतित रहता है। तो आपको बता दें कि यह इसका कार्य नहीं है, ये इससे चिंतित नहीं रहता है। ठीक, तो हम लोग को क्या पता चला? ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही है। उसका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का वो होता है 6 साल। यही वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का देखते हैं जो कि हमारा आखिरी होगा, लेकिन थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन ही पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। जो अनुच्छेद 72 होता है वो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति को एक तरीके से उसके डिटेल्स बताता है, तो ये सही है। दूसरा, अनुच्छेद 143, ये क्या होता है? इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा जो है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है इसके अंदर। 360 में, अनुच्छेद 360 में ये वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो इसमें बताया गया है, तो ये भी सही है। बचा के अपना फोर्थ वाला, हाँ यही गलत होगा, लेकिन समझ लेते हैं क्यों गलत होगा। 148 से 151 जो अनुच्छेद है, 148 से लेकर के 151 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य का डिटेल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें इसका डिटेल नहीं होता है। असली में जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका जो बात होता है वो होता है 76वां जो आर्टिकल है अपना संविधान का, जो 76वां आर्टिकल है उसमें इनके बारे में बताया गया है, इनके पावर्स के बारे में बताया गया है और इनका जो फंक्शन है। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अब देखते हैं कि ये तो था हमारा लिस्ट, ये विचार करने के लिए दिया था। अब दे रहा है हमारे पास ऑप्शन।
तो ऑप्शन में क्या लिखा है कि इनमें कौन सा मिलान सही है। अब ये आपके पास मिलान दिया हुआ था, ये पहला था, इसके साथ इसका मिलान किया था, ये सही था, ये भी सही था, इसका इससे किया था, ये भी सही था, लेकिन इसका मिलान इसके मिलान से गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है और ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि मिलान सही है, जो सही है हमें सिर्फ वही बताना है। तो 1, 2, 3 हमारा सही था, तो 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। जो आंसर नंबर बी है वो करेक्ट है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1, 2, 3 सही है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले आपको एक और बात बता दूं कि अनुच्छेद 148 से 151 में वो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनकी शक्तियों के बारे में इसमें जिक्र मिलता है। 148 से 151 में नियंत्रक महालेख परीक्षक की शक्तियों के बारे में इसमें बात की गई है, ना कि अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात नहीं की गई है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरह आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस सीरीज़ का जो अगला वीडियो है वो भी जल्दी आएगा। तो आपको नोटिफिकेशन पाना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा और क्या चाहिए आपको पढ़ने के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आप चाहेंगे कि हम कवर करें, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तभी हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।